बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सप्लाई चेन की ABCD और एक अच्छी बात के साथ मैं मोहम्मद याद शेख हाजिर हूँ। आज हम जो बात करेंगे सप्लाई चेन की जिन टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के बारे में, फिर हम बात करेंगे चेज स्ट्रेटजी के बारे में, और फिर तीसरी जो टर्मिनोलॉजी हम जो है डिस्कस करेंगे आज वो करेंगे सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो है उसको इन्वेंट किया था एक जापानीज एक्सपर्ट था जिसका नाम था डॉक्टर इशिकावा। उसने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो है इन्वेंट की थी। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के बहुत सारे नाम है। इसको इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, इसको जो है 7M एनालिसिस भी कहते हैं, और इसका एक शॉर्टर वर्जन, जैसे वनडे क्रिकेट का शॉर्टर वर्जन T20 क्रिकेट है, तो इसी तरह इसका शॉर्टर वर्जन जो है वो 4M एनालिसिस कहलाता है। तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम, 7M एनालिसिस, 4M एनालिसिस, या इसके अलावा एक और इसका मशहूर नाम है विच इज नोन एज फिश बोन डायग्राम, क्योंकि बिल्कुल इसकी शक्ल जो है फिश बोन की तरह की होती है कि जैसे फिश में एक बड़ी सी बोन जा रही होती है, साथ साइड में उसकी शाखें निकल रही होती है, बिल्कुल इसकी पिक्चर वैसी बनती है, तो इसको फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। अब ये होती क्या है और इसका मकसद क्या है? अगेन इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब कि कोई भी इशू क्यों आ रहा है और उससे क्या असर हो रहा है। तो ये एक रूट कॉज आइडेंटिफाई करने की टेक्निक है। ये एक रूट कॉज आइडेंटिफाई करने की टेक्निक है कि अगर कोई मसला आ रहा है तो उसका रूट कॉज क्या है। तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि या तो 7 फैक्टर्स 7M में लेते हैं, जिसमें क्या आ जाता है कि क्या यह मसला किसी मैन की वजह से आ रहा है, यानी वर्कर की वजह से आ रहा है, क्या यह मसला किसी मशीन की वजह से आ रहा है, तो मशीन की सेटिंग आउट हो गई या मैल फंक्शन कर रही है, क्या यह मसला किसी मटेरियल की वजह से आ रहा है कि मटेरियल की क्वालिटी में कुछ जो है वेरिएबिलिटी आ गई है, या यह मसला रॉन्ग मेथड, रॉन्ग SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज करने की वजह से आ रहा है, या यह मसला मदर नेचर यानी एनवायरमेंट की वजह से, एनवायरमेंट ही ऐसा है जिसमें सही आउटपुट नहीं मिल सकता और रिजेक्शन आ रही है, या ये मसला मनी यानी फाइनेंशियल एस्पेक्ट की वजह से आ रहा है, फाइनेंसेस कम है या उनके इशू है, या ये मसला मेजरमेंट की वजह से आ रहा है कि आप चीज सही बनी है बट आप मेजर सही नहीं कर रहे हैं, राइट टूल्स यूज नहीं कर रहे। सो ये 7M एनालिसिस है। इसी का शॉर्टर वर्जन क्या होता है, जब क्विकली एनालिसिस करना हो तो ज्यादा जो इश्यूज आते हैं वो 4M की वजह से आते हैं, और वो 4M क्या है? मैन, मशीन, मेथड और मटेरियल। कि कोई मसला आ रहा है तो क्या वो मैन की वजह से कि उसकी ट्रेनिंग वगैरह का इशू है, उसकी एक्सपर्टीज स्किल का इशू, या मशीन की माल फंक्शनिंग का इशू है, या मटेरियल में कोई मसला है, या मेथड SOP में कोई मसला है। तो ये रूट कॉज आइडेंटिफाई करने की एक टेक्निक है। इन चारों डोमेन्स को एक्सप्लोर किया जाता है कि जो भी इशू आ रहा है, जो भी इफेक्ट आ रहा है, उसका कॉज इन चारों एरियाज में से किसी वजह से या 7 एरियाज में से तो नहीं है, और उसमें फिर हम पोटेंशियल रीजन आइडेंटिफाई करके उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उनका रिमेडियल एक्शन, उनका करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन निकाल के उस मसले को ख़त्म करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। अब मैं आता हूँ दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है चेज स्ट्रैटेजी। चेज स्ट्रैटेजी एक प्रोडक्शन प्लानिंग का एक मेथड है जहाँ जो डिमांड होती है वही चीज़ अगर प्रोड्यूस की जाए, यानी जितनी डिमांड है आप अपने प्रोडक्शन प्लान में उतनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। दैट इज एक्चुअली नोन एज चेज स्ट्रैटेजी, की जो डिमांड आ रही है उसी को चेज करते रहो। हाँ, ये लीन कॉन्सेप्ट जिसमें हम कहते हैं इन्वेंट्री या तो कम से कम रखो या ना रखो, उसके बहुत करीब है, बट ये उन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है जहाँ जब आप प्रोडक्शन लेवल वेरी करते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, उसका कॉस्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा हो। तो ऐसे तमाम एरियाज में, ऐसे तमाम डोमेन्स में जहाँ के वेरिंग प्रोडक्शन लेवल्स में आपकी कॉस्ट जो है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई जो इनकर हो रही हो, तो उधर क्या है, चेज स्ट्रैटेजी सूटेबल। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कभी रिसोर्सेज ज़्यादा कर रहा हूँ कभी कम कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ नॉट वायबल। और ज़्यादा कर दी तो फिर वो नॉन यूटिलाइजेशन कॉस्ट पड़ती रहेगी, वो कम होगी तो शॉर्टेज रहेगी। तो क्या है, सिंपल सी चीज़, जितनी डिमांड है उसके हिसाब से रिसोर्सेज को अलाइन करके उतना ही प्रोडक्शन प्लान मीट करना, दैट इज एक्चुअली चेज स्ट्रैटेजी। अब आते हैं हम तीसरी तरफ, जो कि है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग तीसरी टर्मिनोलॉजी है। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग जो है अगेन एक लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉन्सेप्ट है, लीन के कॉन्सेप्ट के करीब है। इसमें क्या होता है
कि हम छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग सेल्स बना देते हैं और उसमें एक जॉब जो है, एक प्रोडक्ट फैमिली या एक जॉब जो है वो एक वर्क स्टेशन यानी एक मशीन से शुरू होगी, फिर दूसरी मशीन उससे अगले प्रोसेस की उधर ही रखी होगी उसी सेल में, तो वो पहले प्रोसेस से होकर दूसरे पे जाएगी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, लेट से वो 5 प्रोसेस की एक जॉब है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रोसेस वो हैंड ओवर होगी, फर्स्ट प्रोसेस के बाद सेकंड पे, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और क्या होगा, वो पूरी प्रोडक्ट उसी मैन्युफैक्चरिंग सेल के अंदर बन के निकलेगी। ये बिल्कुल अपोजिट है जो एक जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग होता था, जिसमें क्या होता था कि हर शॉप अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती थी और वो क्या करती थी, स्टॉक उठा के दूसरी शॉप पे या असेंबली एरिया में भेज देती थी और इससे इन्वेंट्री पाइल अप हो रही होती थी। वो क्या थी, पुश स्ट्रैटेजी थी। ये क्या है, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में पुल स्ट्रैटेजी यूज हो रही होती है, यानी हर अगला स्टेशन जो है वो एक तरह से पिछले स्टेशन पे एक प्रेशर बिल्ड कर रहा होता है, एक पुल बिल्ड कर रहा होता है कि मुझे जो है वो जो जॉब आपके यहाँ परफॉर्म होकर कंप्लीट हो रही है वो मुझे अब नेक्स्ट स्टेशन पे चाहिए। दैट इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द लीन कॉन्सेप्ट इज अ पुल स्ट्रैटेजी। और सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है कि आप तमाम की तमाम मशीन जो है वो एक ही सेल में रखते हैं और सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म करते हैं। तो दैट इज एक्चुअली द थर्ड कॉन्सेप्ट नोन एज सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, और सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग लीन का पार्ट है जैसे। अब आते हैं हम आज की अच्छी बात की तरफ। जो आज की अच्छी बात है वो सूरह ज़ुमर की एक और आयत है। सूरह ज़ुमर जो है उसकी 36वीं आयत का एक हिस्सा है, और 36वीं आयत के एक हिस्से में शुरू में जो है वो बयान किया गया है अलैसा अल्लाह बिकाफिन अब्दहू, और इसका तर्जुमा निकलता है क्या अल्लाह की ज़ात अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं। अब क्या मकसद है इस अच्छी बात का, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ लोग बहुत ज़बान से ये ज़रूर बोलते हैं कि हमने अल्लाह पे भरोसा किया, हमने अल्लाह पे छोड़ा, कोई मसला हो जाए, कोई ज़्यादती हो जाए आपके साथ, कोई इश्यू हो जाए तो हम कहते हैं अल्लाह पे छोड़ा। तो क्या आपने वाकई अल्लाह पे छोड़ा है? क्या स्टूडेंट्स आते हैं बोलते हैं सर हमें परेशानी हो रही है, हमने तैयारी भी की हुई है, हमने सब कुछ किया हुआ, अपनी मेहनत भी की हुई है, मगर हमें प्रेजेंटेशन से पहले एग्ज़ाम में घबराहट हो रही है। तो याद रखिएगा अल्लाह ताला ने मेहनत करने का हुक्म दिया, और मेहनत करने के बाद क्या है कि उसका नतीजा मेरे ऊपर छोड़ दो। और याद रखिएगा अल्लाह ताला ने कहा मैं अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, और अल्लाह ताला ने मेहनत के सिले का वादा खुद किया हो। तो सिंपल सी चीज़ अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर में खुद अपने बंदों से कह रहा है कि क्या अल्लाह ताला की ज़ात, क्या मेरी ज़ात मेरे बंदों के लिए काफ़ी नहीं है। तो मैसेज ये है, जब अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं, जब ज़बान से बोलने हैं कि अल्लाह ताला पे भरोसा है मुझे, तो वाकई दिल से भी भरोसा कीजिए, पूरे यकीन के साथ भरोसा कीजिए। और मेरी बात का यकीन कीजिएगा कि जब कभी ज़िंदगी में मैंने ऐसा किया है, और मैं कोशिश ही करता हूँ कि ये करूँ कि खाली वो ज़बान से नहीं, दिल से पूरा पूरा भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात। जब कभी मैंने ज़िंदगी में ऐसा किया है, यकीन करें वो मसला या वो काम ऐसे हुआ है कि मैंने शायद सोच ही नहीं सकता था कि वो मेरा काम कैसे हो गया या वो मसला हल कैसे हो गया। तो वाकई अल्लाह ताला की ही ज़ात अपने बंदों के लिए काफ़ी है। तो इस मैसेज के साथ जो है और इस सोच के साथ कि इसको मजीद सोचिए और अपनी ज़िंदगी में इस जो है यकीन को लेके आइए। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।